बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन को देखा था, दोनों में डिफरेंसेस को देखा और उनके फॉर्मेट्स को हम लोगों ने बेसिकली देखा कि अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मेट क्या होगा इनकम स्टेटमेंट का। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या बनेगा। सिर्फ आप लोगों ने इतनी बात याद रखनी है कि मार्जिनल से मुराद होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट। मार्जिनल से क्या मुराद है? एक्स्ट्रा कॉस्ट। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल सिर्फ देता हूं, सिर्फ एक चीज समझाने के लिए कि आप लोगों को ना अकाउंटिंग की बुक चाहिए थी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक चाहिए और वो आपको मिल रही थी उर्दू मार्केट से। और ये बुक क्या आपके पास से के 1000 रुपीज की। वहां तक जाने के लिए ना आपकी बाइक का 200 रुपीज का पेट्रोल लग गया। अगर आपने एक बुक परचेज करके आनी हो तो आपको टोटल एक्सपेंस कितना पड़ेगा? 1200 रुपीज। अगर एक बुक आप परचेज करके लाएंगे ना तो आपको टोटल एक्सपेंस कितना पड़ जाना है? 1200 रुपीज का। अच्छा, इसी के साथ अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप अभी जा रहे थे और आपके दोस्त ने कह दिया कि भाई जहां पर आप अपनी बुक लेकर आ रहे हो वहां पर मेरी बुक भी लेते आना, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? मार्जिनल से मुराद होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीज करने की कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीज करने की कॉस्ट। तो आपको कितनी कॉस्ट बढ़ जानी है? 1000 रुपीज। एक्स्ट्रा जो कॉस्ट पड़ेगी वो 1000 रुपीज पड़ेगी। टोटल एक्सपेंस टू बुक्स के लिए कितना आ जाएगा? 2200। एक बुक के लिए कितना था? 1200। तो दोनों का डिफरेंस 1000। ये मार्जिनल कॉस्ट थी। तो क्या इसमें कोई फिक्स पोर्शन शामिल था? इस मार्जिनल कॉस्ट में क्या कोई फिक्स्ड कॉस्ट में किसी किस्म का कोई चेंज आया? क्या आपके बाइक ने कहा कि अब 400 रुपए का पेट्रोल डलवाओ क्योंकि दो बुक्स लेकर आ रहे हो? कैसा था? तो ऐसा नहीं है जैसे सिर्फ वेरिएबल पोर्शन देख रहे हो। तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने जस्ट वेरिएबल पोर्शन देखना है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम लोगों ने फुल कॉस्ट को जाके देखना है। और जब बात करते हैं ना फुल कॉस्ट की, तो फुल कॉस्ट में आपके फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड भी शामिल हो जाते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट भी फुल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखें, ये सिर्फ मतलब डिफरेंस था दोनों के दरमियान। अब देखें यहां पर मार्जिनल एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, तो आई होप कि आपको ये वाले सारे पॉइंट समझ आ चुके होंगे। इनके ऊपर बहुत ज्यादा अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन एक मरतबा इनको एक्टिव रीडिंग आप लोगों ने जरूर देनी है कि अगर इनसे रेलिवेंट कोई छोटा सा क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो आप लोग इजीली उसको हैंडल कर सकें, या अगर कोई टिक मार्क करना हो तो आप लोग इजीली कर सकें और आपको ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अजम्पशन क्या ली जाती हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमारे पास क्या हैं, ये आप लोगों ने जरूर देख लेनी है। फिर आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन वगैरह। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो बेसिकली सबसे पहला काम क्या होता है, तो आप लोगों ने अपने पास कैलकुलेट करना है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आप लोगों के पास आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। देखो, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट से क्या मुराद है? आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, वो आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट फॉर करने हैं। फिर आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कहते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या? बोथ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। तो क्या कहलाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये आपके पास आ जाएगा, इसमें प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्राइम कॉस्ट में आप लोग कहते थे डायरेक्ट कॉस्ट, जबकि जब आप लोग जाते थे प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड तो आप लोग उसको कहते थे फैक्ट्री कॉस्ट। जहां पर बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो आप लोगों ने सिर्फ प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है रेवेन्यू में से। लेकिन अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है, चाहे उसमें सेलिंग एंड एडमिन वेरिएबल कॉस्ट ही क्यों ना हो, वो भी आप लोगों ने अपनी सेल्स में से, अपने रेवेन्यू में से लेस कर देनी है। मतलब वेरिएबल एंड प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट आपने लेस करनी है। फिर यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात की
कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आपने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करना है, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। और ये जो आप लोगों के पास फिक्स्ड कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन दोनों की फिक्स्ड कॉस्ट है। ऑल राइट। अच्छा, अब देखें यहां पर रिपोर्टिंग प्रॉफिट विद मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये एक प्रॉपर आपके पास फॉर्मेट आ गया। मतलब अगर ये फॉर्मेट आपको समझ आ गए ना, तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग से रेलेवेंट हर किस्म का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपने सेल्स लिखें, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपके पास, ओपनिंग इन्वेंटरी, उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपने ऐड करनी है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपने ऐड, मतलब यहां पर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं करनी, यहां पर आप लोगों ने सेल्स लिखनी है। उसके बाद आपने इसको अलग से कैलकुलेट करना है। इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, आपने ये तमाम ले लेने हैं। उसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मोस्टली केसेस में गिवन हो, इन केस अगर नहीं गिवन, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने ए बी सी ड्यूरिंग द पीरियड टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वो आप लोगों ने ले लेनी है क्लोजिंग इन्वेंटरी को फाइंड करने के लिए, और इसको डिवाइड कर देना है जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। तो आपके पास आ जाएगी पर यूनिट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, गॉट इट, एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ये उस टाइम पर कीजिएगा जब आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू के लिए FIFO मेथड यूज हो रहा हो। ये मेथड उस टाइम पर अप्लाई करना। तो देखो, पर FIFO मेथड है तो ओपनिंग वैल्यू से तो नहीं आएंगी ना यूनिट, तो कौन से यूनिट आएंगे, ड्यूरिंग द ईयर जो आप लोगों ने प्रोडक्शन की उसमें से होंगे। तो वही बिल्कुल सेम वैसा ही मेथड हम लोगों ने अप्लाई कर दिया जी। आपके पास एक वैल्यू आएगी, अगर आप अपने रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करोगे, तो आप लोगों के पास आएगी टर्म ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से अगर माइनस करोगे वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो टर्म आएगी नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से आप लोगों ने अपनी तमाम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देनी है, चाहे वो प्रोडक्शन है चाहे वो नॉन प्रोडक्शन है। जब अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, तो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट्स की सिचुएशन में। बात क्लियर? नेक्स्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखें, टोटल आपके पास आ गई, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो आप लोग उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आ जाती है। कंट्रीब्यूशन आती कैसे है, देखें, रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब अगर ये रेवेन्यू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स का है और वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की है, तो रिजल्ट मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप लोगों के पास थ्रू आउट द पीरियड आपका रेवेन्यू सेल प्राइस सेम रहती है, मतलब किसी किस्म के आप डिस्काउंट्स वगैरह नहीं देते, चाहे कोई आपसे 10 यूनिट ले या 100 ले, आपके पास सेलिंग प्राइस सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो टर्म आएगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लें, तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन बन जाएगी। इसके लिए उसने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी। वो कहता है कि a company manufactures and sells two products A and B. Product A have a variable cost of sell for rupees, तो प्रोडक्ट ए की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगी, 10 - 6। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट बी वेरिएबल कॉस्ट 8 सेलिंग प्राइस, तो प्रोडक्ट बी के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगी, 15 माइनस इज इक्वल टू ये हो जाएगी। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द पीरियड 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है या 30,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी वर सोल्ड, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 प्रोडक्ट ए की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स हमने सेल किए, 20,000, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास। अब ये 80,000 इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन है ऑफ प्रोडक्ट ए।
तो प्रोडक्ट बी की टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? 7 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 इज इक्वल टू 21,000 टू 10,000। ये टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आ गई। फिर उसने क्या कहा? फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज दिस, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अब क्या फिक्स्ड कॉस्ट की एलोकेशन उसने बताई आपको? क्या फिक्स्ड कॉस्ट की कोई एलोकेशन बताई कि प्रोडक्ट ए को कितनी और प्रोडक्ट बी को कितनी? क्या दोनों को हाफ हाफ कर लूं? नहीं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। गॉट इट? मैंने बताना है उसको प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। क्या उसने फिर आपसे ये पूछा कि प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रोडक्ट ए और प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रोडक्ट बी? तो अब आपने एट द एंड क्या करना है? दोनों की कंट्रीब्यूशंस को आपस में ऐड कर देना है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी बन जाएगी आपके पास? 290,000। टोटल कंट्रीब्यूशन में से जाकर आप लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देना है, तो रिजल्टिंग वैल्यू क्या कहलाएगी? पॉजिटिव है तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। गॉट इट? 30,000। तमाम बच्चों को क्लियर? नेक्स्ट वन इज, ये देखें, ये बात आपको यहां तक समझ आ गई तो मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। अच्छा, यहां पर इस पॉइंट को जरा अच्छे से आप देखते हैं, वो जो फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया था। सबसे पहले तो भाई डाटा को अच्छे से देख लिया करो, आपको क्या क्या चीज गिवन है, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी। जब आप मार्जिनल हो और आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कर रहे हो और आपको समझ ही नहीं आई, आपने अपने मेथड से FR1 के मुताबिक आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के दे दिया, तो लानी बात है उसने गलत कर देना है। देखते तो ओके हो गई बात। अब वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको एक एक चीज के नंबर देगा। जब आपका रूट ही गलत है तो उसने सारे ही गलत करके रख देते हैं। अब यहां पर देखें, कहते हैं एनटी इंटरप्राइजेज प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल। फौरन से आपके माइंड में आ गया कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट अलग से रखूंगा। ऑलराइट, अच्छा अब क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट्स। अच्छा, इसकी जनाब बड़ी मेहरबानी कि इसने सारे बता दिए। कोई से 3 बताता तो चौथी वैल्यू हम लोग खुद से फाइंड कर सकते थे। मतलब कैसे? कि ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस्ड लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। क्या बन नहीं रहा ऐसा? तो आप लोग ऐसे फाइंड कर सकते थे। चले, उसने आपको सारे नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिया, अभी वैल्यू नहीं बताई उसने। अब आपसे क्या कहता है? कहता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 6, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 3.5, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट 2.5, सेल प्राइस 22, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 10% ऑफ सेल, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 50, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 28,000। और आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने बना के देनी है, तो हम लोग आएंगे इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर। आप लोग कंपनी नेम लिखेंगे एनटी इंटरप्राइजेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे उधर यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट। ओके, फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। उसके बाद आप यहां पे लिखोगे सेल। ठीक है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बल्कि ये ऐसे समझे जैसे 10 मार्क्स मुफ्त के मिलने वाले हैं आप लोगों को। सिर्फ थोड़ा सा फोकस कि वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करना सीख लेना। अभी तो आप लोगों को अलग अलग करके बता रहा है, बाद में क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि कंबाइंड फॉर्म में दे दे, तो मैं उसमें से वेरिएबल पोर्शन अलग करूं और फिक्स पोर्शन अलग करूं। ये काम हम लोगों ने पहले किया होगा। हम लोगों ने इसी काम को पहले किया है कि जब टोटल कॉस्ट गिवन होती थी तो उसमें से वेरिएबल पोर्शन और फिक्स पोर्शन अलग करते थे। दो मेथड से, लो हाई लो मेथड एंड रिग्रेशन एनालिसिस। हाई लो मेथड एंड
रिग्रेशन एनालिसिस, दोनों से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया हुए हैं। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे हमारे पास। चले, अभी तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। हम लोगों ने सबसे पहले सेल्स वैल्यू, तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं, 23,000 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 22 इज इक्वल टू 506,000। बात क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, मोस्टली केसेस में ऐसा है कि वो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू उसको दे देनी चाहिए खुद से ही कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ये है। अगर प्रीवियस मंथ में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह चेंज हैं तो, लेकिन अगर वो खुद से नहीं बता रहा तो मतलब जो मटेरियल की प्राइस इस मंथ में या प्रीवियस मंथ में भी वही थी, जो लेबर अभी चार्ज कर हो रही है प्रीवियस मंथ में भी वही हुई थी, जो वेरिएबल ओवरहेड प्रीवियस मंथ में थे इस मंथ में भी वही है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, ओपनिंग स्टॉक नंबर ऑफ यूनिट्स हैं कितने, 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के साथ, इसमें फिक्स पोर्शन नहीं आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितनी आ रही है, ये डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, आप लोगों ने ये लेकर आने हैं। तो वैल्यू आ गई 12, टोटल 36,000। अब ऐड करेंगे इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन क्या, देखें वेरिएबल, अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो 6 के हिसाब से आएगा, लेबर की बात करें 3.5, और प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करें तो, लेकिन मल्टीप्लाई यूनिट्स सोल्ड के साथ नहीं करना, यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, जैसे हम लोग कहते हैं ना परचेजेस, जहां पे प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की हुई, तो मल्टीप्लाइड बाय 25। हाँ जी, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 150,000 जी, एंड और इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्या वही पुराने मेथड्स नहीं है, फिर क्या था कि फिक्स कॉस्ट नहीं लेकर आ, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक देखें नंबर ऑफ यूनिट्स हैं कितने, अब क्वेश्चन में गिवन था मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, और वो है हमारे पास 12, द वैल्यू इज जी 60,000, ये लेस कर दी, तो ये टोटल वैल्यू आपके पास क्या बन, ये टोटल वैल्यू 276,000, ये लेस की, अच्छा ये क्या कहलाएगी, टर्म क्या आ जाएगी, क्रॉस कंट्रीब्यूशन, क्या 230,000। अब इसमें से आपने लेस करनी है वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और वो क्या है 10% ऑफ सेल्स, सेल्स कितने की है 506, इसका 10% 50,600, लेस कर दो, वैल्यू क्या आएगी 179,400, और ये कहलाएगी नेट कंट्रीब्यूशन। ऑलराइट, आज मेरे ख्याल से बातें ज्यादा क्लियर होंगी आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद देखें फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देनी है, और चाहे वो आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट है चाहे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, आपने इधर आके लेस कर, प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने, ये 50,000,
नॉन प्रोडक्शन, इनका टोटल यहां पर आप लिख देंगे 78,000, लेस किया नेट से तो टोटल आ गया 101,400 और ये कहलाएगा, और मार्जिनल कॉस्टिंग से आपने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर। मजे? ओके होगी बात? आई होप कि यहां तक सब बच्चों को अब क्लियर है, कोई डाउट शाउट नहीं। चले एग्जाम्पल नंबर 3, बिल्कुल सेम वैसी वैसी है, और आप ऐसे इसको सॉल्व खुद से कर सकते हो। आप लोग कर क्या आए हो, ये समझ आ गई थी सब बच्चों को? सॉल्व करने की जरूरत है? पक्की बात है ना, कर लोगे आप लोग? करा देता हूँ। नहीं, मैं करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3 कहते हैं, Mangora Manufacturing makes and sells a single product, selling price 150 है, वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, और टोटल मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल मार्जिनल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल मार्जिनल कॉस्ट। डिफरेंस क्या है? फिक्स तो है ही नहीं। वेरिएबल ओवरहेड्स का डिफरेंस है कि प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड शामिल नहीं होते। ओके, मैं अगर यहां पे बात करूं ना, तो यहां तक का पोर्शन प्राइम कॉस्ट है। जब इसमें वेरिएबल ओवरहेड शामिल होते हैं ना, तो ये मार्जिनल कॉस्ट बन जाती है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, फिर हमें क्या कहते हैं? कहते हैं बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और वो टोटल कितने हैं? 110,000 पर मंथ। लेकिन जुलाई एंड अगस्त का डाटा बेसिकली था, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने लगे कि 2 डिफरेंट मंथ्स आ गए। अब यहां पर देखें तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वो भी 110 ही है। जितना बजटेड था हमारा, उतना ही एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड है। प्रोडक्शन हुई 2000 यूनिट्स के, 2500 यूनिट्स। सेल्स हुए 1500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स। कहते हैं देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंटरी इन जुलाई, अगर होती तो हमें बता। अच्छा, आगे उसे अब अगस्त के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें जुलाई में बताना था। अब ऐसे समझे जैसे जुलाई में ही बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो ओपनिंग तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लोगों ने प्रोडक्शन की 2000 यूनिट्स की, सेल कितने की है? 1500। तो 500 नंबर ऑफ यूनिट्स जुलाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री है। गॉट इट? और यही 500 नंबर ऑफ यूनिट्स अगस्त की ओपनिंग बन जाएगी। क्लियर? अगस्त में 500 ओपनिंग में मौजूद थे, और हम लोगों ने 2500 की प्रोडक्शन की। टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल 3000, और वो 3000 सारे का सारा सेल हो। तो मतलब अगस्त की क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं। बात समझ आ गई है? बात क्लियर? सिर्फ यही एक बात बताने वाली थी इसमें, बाकी सारा ओके। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में देखें, बाकी ये सारी उसने भी ये ऐसी स्टोरी आपको बता दिया, होप कि आपको मेरे वाली बात क्लियर हो गई है। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो भाई ऐसी सिचुएशन में आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है कि कॉलम की फॉर्म में आप लोगों ने चलना है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर जितने भी मंथ्स हो आपने वो साथ साथ लेके चलने हैं। तो ऐसा नहीं है जुलाई के मंथ्स के लिए अलग से हो और अगस्त के मंथ्स के लिए अलग से हो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर पहले जुलाई के लिए आएंगे तो रेवेन्यू, सेल्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे आएंगे सेल्स? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो आपके पास इसका रेवेन्यू आ जाएगा। सेम आप लोगों ने जब यह दूसरे की भी कैलकुलेशन बतानी हो, चाहे तो आप इक्वल इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास स्पेस कम होती है, एक पेज के ऊपर सारी कैलकुलेशन नहीं आ रही। तो आप क्या करें, नेक्स्ट मंथ के लिए उसकी कैलकुलेशन 3000 मल्टीप्लाइड बाय 150 वो यहां पर कर दें, तो आप लोगों के पास अगस्त के मंथ का ये रेवेन्यू आ जाएगा। किसी को डाउट? क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आप आएंगे,
देखिए भाई, ये वाली जो कैलकुलेशन होती है रेवेन्यू से बिल्कुल अलग कर लिया करें, इसीलिए उसने भी बॉक्स बना दिए। अब देखिए, इसके लिए तो ओपनिंग इन्वेंट्री कोई है नहीं, तो आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह तो छोड़ेंगे ना, क्योंकि अगस्त की ओपनिंग लिखनी है। अच्छा, फिर आप ना इसकी वर्किंग ना करें, आपने अपने जुलाई में ही रहना है। तो जुलाई की क्लोजिंग की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वही अगस्त की ओपनिंग बन जाएगी, है ना। ऐसा सिंपली आपने क्या करना है, आप आए वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ, और सबसे पहले देखिए अपने पास जुलाई के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए थे आपने। बस इस बात का ख्याल रखना कि जब आप लोग ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रहे होते हैं ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होने चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए 2000 थे, मटेरियल की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, लेबर के साथ मल्टीप्लाई किया, और आपको ये वाली वैल्यूज मिल गई। फिर आपने लेस करना होता है इसमें से क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे बनेगी, इन सब का टोटल, मतलब वो जो मार्जिनल कॉस्ट आपके पास आई थी कितनी थी, इसको मार्जिनल कॉस्ट के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, क्लियर। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 70, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी। तो भाई क्या ओपनिंग यही नहीं बनेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स भी सेम जाएंगे और वैल्यू भी सेम जाएंगे। और जब अगस्त के लिए आप लोगों ने ये फाइंड करने होंगे, तो अगस्त में प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हुई, 25। तो 2500 मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल के लिए 35, लेबर के लिए और ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यूज, और इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। बात क्लियर। आपने ये वाली वैल्यूज डिटरमिन कर ली कि आपके पास वैल्यूज आ गई। फिर जैसे ही सेल्स में से इनको माइनस किया, ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर देखिए क्या आपके पास सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का वेरिएबल पार्ट है, नहीं। तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू नेट कंट्रीब्यूशन, और आपने इसमें से लेस कर देनी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट विच इज इक्वल टू, और ये आ गया आपके पास प्रॉफिट, जुलाई में 10,000 का और अगस्त में 130 का, अंडर मार्जिनल कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फुल कॉस्ट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा होता है। इसको कन्वेंशनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कन्वेंशनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। अब ये थ्योरी पढ़ने का फायदा यही होता है कि इन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल या एग्जाम्स वगैरह में अगर वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कहेगा अंडर कन्वेंशनल कॉस्टिंग मेथड, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाएं। या उसको कहते हैं अंडर फुल कॉस्टिंग, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। भाई फुल कॉस्टिंग, कन्वेंशनल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ही बात है। क्लियर। फिर आपने इसके ये पॉइंट्स वगैरह जस्ट वन टाइम रीड कर लेने हैं। हम लोग कुछ इधर आते हैं इसके फॉर्मेट्स वगैरह के ऊपर, और इसको किस तरह से हम लोगों ने साथ लेके चलना है। देखिए भाई, सिंपल सा रूल है कि अब जो आप लोगों ने ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की वैल्यूज को डिटरमिन करना है ना, उसमें सिर्फ वेरिएबल पोर्शन नहीं है, उसमें फिक्स ओवरहेड भी आएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग पहले से किसी भी इन्वेंट्री आइटम की कॉस्ट को डिटरमिन करते थे, ये बिल्कुल वैसा ही है। मार्जिनल आपके लिए न्यू था, एब्जॉर्प्शन आपके लिए न्यू नहीं है। मतलब सिंपली आपने क्या करना है, अपनी सेल्स की वैल्यू लिखें, उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो इधर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लिखी उसने। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपका मटेरियल भी है, लेबर भी है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी है, और साथ में फिक्स्ड पर। ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कि यहां पर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए। अब जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को फाइंड करने लगेंगे ना, तो आपने ना सिर्फ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को ऐड करना है, बल्कि आप लोगों ने फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को भी ऐड करना है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट्स। ये अभी भी FIFO मेथड ही यूज कर रहा है। ऑलराइट, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी,
कॉस्ट ऑफ सेल आप, अब जब इधर पहुंच जाएंगे ना आप लोग, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, बात सुनिएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। अब आप लोगों ने सारे के सारे एफओएस तो यहां पे रख दिए थे, यहां पर मतलब कहा, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो अगर ड्यूरिंग द पीरियड किसी किस्म के अंडर अप्लाइड ओवरहेड या ओवर अप्लाइड ओवरहेड आ गए, तो वो भी कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज होते हैं। और ये प्रिंसिपल आप पहले से पढ़ चुके हैं, अंडर एंड ओवर अप्लाइड ओवरहेड आर चार्ज्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट और लॉस काउंट नहीं, मतलब एक्सपेंसेस में नहीं लेके जाना, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से पहले लिखने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नहीं लिखने। तो आपने अपने पास सबसे पहले ये जो ऊपर आपके पास ये जो डी पॉइंट है ना, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, देखिए क्या लिखा हुआ है साथ में, आपने यहां पर एक्चुअल नहीं लिख देने, यहां पर आपने एब्जॉर्ब लिखने हैं। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को भी अंडर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड के मुताबिक लेकर चलेंगे। लेकिन अगर किसी किस्म का कोई अंडर एब्जॉर्ब है तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा, और अगर ओवर एब्जॉर्ब है तो कॉस्ट ऑफ सेल से, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल रीस्टेटेड हो जाएगी। ये कॉस्ट ऑफ सेल आपने अपने रेवेन्यू में से लेस करनी है, तो आप लोगों को मिलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? इसमें से अपने तमाम तर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस कर देना, मतलब चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फिक्स्ड है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जाएंगे। अब ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी कंट्रीब्यूशन का पार्ट बनते थे, ऐसे ही नहीं था, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से लेस करते थे वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, तो हमारे पास आती थी नेट कंट्रीब्यूशन, उसके बाद लेस करते थे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन जाती है, एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में एज एन एक्सपेंस। ओके हो गई है ये बात? अब डिफरेंस की समझ आ रही है आप लोगों को? चले, अब आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब आ गई एग्जाम्पल, देखिए, Rashid Manufacturing Company manufactures single product X11 following data is relevant for the preparation of income statement under, अच्छा देखिए, सेलिंग प्राइस गिवन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है, साथ में फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, वो हमारे पास आ गए 20 के साथ। तो टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट कितनी, क्लियर हो गई? टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं कहा। अगर वो मार्जिनल कॉस्टिंग कहता तो कितनी कहता, 60। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या कहते हैं, कहते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन 2100 यूनिट्स पर मंथ है, नॉर्मल प्रोडक्शन 2100 यूनिट्स पर मंथ, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और 4200। तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने, 42,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी, तो पर यूनिट मेरे पास रेट क्या आ रहा है। अब यहां पर तो उसने कैलकुलेट करके दे दिया, फ्यूचर में नहीं होगा, तो ये एफओएच का रेट आप लोग ओएआर फाइंड कर नहीं सकते थे, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, तो जैसे ही आपने किया 20 रुपीज पर यूनिट आपके पास आ गया। फिर उसने क्या कहा, कहते तो फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द जुलाई, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हुई कितनी, 110,000। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इन टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 110,000। एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स इन एक्चुअल आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, 2000। जबकि यहां पर हमारी बजटेड कितने थे, बजटेड कितने थे 2100, हमने कितने प्रोड्यूस किए, 2000। अब जरा देखना, कहते हैं टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2008। अगर हम लोग सेल्स की बात करें, जितने यूनिट्स बनाए उतने ही सेल्स कर दिया, मतलब वो अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की कोई बात नहीं कर रहा। क्या कहता है,
2000 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस 100, 200,000। ओके, फिर जब कॉस्ट ऑफ सेल की बात करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। फिर हम लोग आ जाएंगे प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन कैसे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितने, 2000 मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। बात क्लियर। तो टोटल हम लोगों ने कितनी कॉस्ट इनकर कर दी, क्लोजिंग भी नहीं है जो इसमें से लेस करें, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 160। बात क्लियर। अब एडजस्टमेंट करनी है अंडर क्या, ओवर अप्लाइड। अच्छा आप लोग सोचो कि हमने अंडर अप्लाइड किया होगा या ओवर अप्लाइड किया होगा। 21,000 नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक मैंने रेट कैलकुलेट किया, जबकि मैंने जो अप्लाइड किया वो 2000 के मुताबिक की है। आपको नहीं लगता कि मैंने अंडर अप्लाइड कर दिया है, ओवर अप्लाइड नहीं है, अंडर अप्लाइड है। अंडर अप्लाइड कितने नंबर ऑफ यूनिट, अंडर अप्लाइड कितने नंबर ऑफ यूनिट, 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 2000। ये अंडर अप्लाइड है, ये बात क्लियर। अंडर अप्लाइड है तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा। अब ये ना समझना ये तो लेस है, भाई कॉस्ट ऑफ सेल भी तो माइनस में है ना, माइनस माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होगा ना, पहले कॉस्ट ऑफ सेल है 160,000, 2000 ऐड किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो गई, 162,000। अब जब रेवेन्यू में से लेस किया तो प्रॉफिट कितना मिल गया, 38,000। बात क्लियर, किसी को डाउट। अच्छा अब यहां पे फिर से देखो भाई, अंडर एंड ओवर अप्लाइड अगर आप लोगों ने चेक करनी हो, पहली बात तो ये होती है कि आप ये देखो कि अप्लाइड ओवरहेड कितने हैं और एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं, उन दोनों का डिफरेंस। अप्लाइड ओवरहेड कितने हैं और एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं, उन दोनों का डिफरेंस अंडर या ओवर अप्लाइड मिल जाता है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है कि आप लोग ये देखो कि आपकी नॉर्मल कैपेसिटी क्या थी इन यूनिट, और आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए। तो नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, 2100। अब जो मैंने रेट कैलकुलेट किया हुआ था ना, वो मैंने बेस बनाया था 2100, जबकि अब तक मैं कितने यूनिट्स चार्ज कर चुका हूं, जितने मैंने बनाए हैं, कितने 2000, तो अभी भी 100 रहता नहीं है। तो वो आप अपनी नॉर्मल कैपेसिटी और प्रोडक्शन का डिफरेंस ले। अगर आप लोगों के पास आपकी नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है और आप 2000 को अभी चार्ज कर चुके हो, तो ऐसा नहीं है जैसे अभी आपने कम चार्ज किया हुआ है, कम चार्ज किया है तो अंडर अप्लाइड है। बात क्लियर। एंड मल्टीप्लाइड बाय OAR ही कर दिया कर। अब किसी को कोई इशू, सब बच्चों को सही से बात समझ आ गई है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन वगैरह हो गई हमारे पास। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से नहीं कर रहे हम लोग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये जी, अच्छा बहरहाल यहाँ पे मार्जिनल नहीं आया, ये हम लोग एब्जॉर्प्शन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर ना मार्जिनल की जगह पे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। उसने वो हेडिंग भी एज इट इज कॉपी कर ली है। अच्छा क्वेश्चन कॉपी करने लगा तो हेडिंग भी साथ में हो गई। तो ये है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा यहाँ पर देखो, एंटी इंटरप्राइजेज वगैरह सारा डाटा वगैरह बिल्कुल सेम है, लेकिन अब यूज करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड एंड। अब देखो साथ में कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सी मिल रही है एब्जॉर्प्शन में, बजटेड लेवल पर मंथ कितना था। अच्छा हमने कितनी प्रोडक्शन कर दी, हमने ज्यादा कर दी है, जबकि हमारे पास बजटी लेवल कितना था, 20,000 का। फिर क्या कहता है अदर डाटा, मटेरियल कॉस्ट आ गई, लेबर आ गया पर यूनिट, वेरिएबल सेल प्राइस, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 50,000, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 28,000। कहते हैं इफ इनकम स्टेटमेंट, अब इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने बनानी है तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस।
उसके बाद ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा देखो जब मार्जिनल में थे ना तो हम लोग सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व कर रहे थे। जब हम लोग मार्जिनल में थे ना तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड ले रहे थे। और जब हम लोग होंगे ना एब्जॉर्प्शन में तो हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड OAR भी साथ में लेकर आना है पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, इसको भी हम लोगों ने साथ में लेकर आना है। अब वो आपको बता रहा है कि यार ये 2.5 ये आपके पास कैसे आया 2.5। तो आप लोगों के पास 50,000 एफओएच थे, 50,000 एफओएच क्वेश्चन में बता दिए थे उसने, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी कितने की थी। ये अलग बात है आपने 25,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, तो OAR तो इसके मुताबिक आना था। तो पर यूनिट आप लोग कितना एफओएच चार्ज करोगे, तो यहां से पता चल गया फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, और वो है आपके पास 2.5। तो यहां पर आपने ये 2.5, यही मसला आता है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन के में कि मार्जिनल के अंदर हम लोग पर यूनिट जो चार्ज कर रहे हैं ना वो जस्ट वेरिएबल पोर्शन मतलब 12। लेकिन जब हम लोग जाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर उसमें फिक्स पोर्शन भी आ जाता है। तो अब एक यूनिट की कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 14.5 रुपीज का एक यूनिट हो जाएगा। और आपको पता है कि जब इन्वेंट्री वैल्यू चेंज हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो, कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो रही है तो प्रॉफिट चेंज हो। क्लियर, क्लियर। अच्छा अब देखें जरा, अब आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 43,500। अच्छा उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह आपके पास ये सारी आ गई। 25,000 के हिसाब से मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अब इसको वेरिएबल काट दो, इसको जस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट रखो। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखी जाती है मार्जिनल के अंदर, एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लिखी जाती। क्या लिखेंगे इधर, प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि अब उसमें देखो फिक्स पोर्शन भी शामिल हो चुका है। ऑलराइट, ये बुक पे जरा ठीक करते जाइएगा इन चीजों को। अब आपके पास आ जाएगी ये आपकी फुल कॉस्ट, लेकिन उसमें अब क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करनी है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फुल कॉस्ट पर यूनिट 14.5, तो ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये बन गई कॉस्ट ऑफ सेल। ओके हो गई यहां तक बात, किसी को इशू। जैसे ये वैल्यू आ जाए ना तो रेवेन्यू में से माइनस ना कर दें। अब आप लोग ये देखो क्या आपके फिक्स ओवरहेड हुए कितने, 50,000 का उसने बताया था एक्चुअल, जबकि मैंने कितना चार्ज कर दिया है, ऐसा नहीं है ओवर एब्जॉर्ब कर दिया। तो एक मेथड तो ये था ना साजिद भाई कि मैं 50 एंड 60 टू 500 का डिफरेंस ले लूं कि भाई मैंने ज्यादा चार्ज किया हुआ है। दूसरा मेथड क्या है कि आप देखो कि मैंने प्रोडक्शन की है 25,000 यूनिट की, जबकि एफओएच मैंने जो डिटरमिन किए थे वो 20,000 यूनिट के मुताबिक किए थे। तो मैंने प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर दी, प्रोडक्शन ज्यादा की तो एफओएच भी ज्यादा चार्ज हो गए, ओवर अप्लाइड है। तो कितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 12,500। ये जाओ और एफओएच में इनको जाकर अपनी कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस कर दो। गॉट इट। और जैसे ही लेस करोगे तो ये है रीस्टेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। एनी प्रॉब्लम, समझो को क्लियर। अब देखिए रेवेन्यू में से लेस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप लोगों ने जाना है कौन सी हम लोग कॉस्टिंग करने जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जितने भी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं सारे के सारे चार्ज कर दो, चाहे वो वेरिएबल हैं चाहे वो फिक्स। गॉट इट। तो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 10% ऑफ द सेल्स एंड फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 28,000 उसने खुद बता दिए थे। तो प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 106.4। एनी प्रॉब्लम, ऑल क्लियर। एग्जांपल नंबर 6 ये आपने सॉल्व की थी, एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व कर ली सब बच्चों ने।
अच्छा, इसमें कोई मुश्किल वगैरह आई आप लोगों को? क्या डाटा गिवन था इसके अंदर? अब देखें, Silver Limited produces and markets a single product. Following budgeted information is available for SL's records for sales कितने हैं? 100,000 यूनिट प्रोडक्शन हुई 120 की, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का। ऑलराइट, यही मतलब ना भी बताए ना क्वेश्चन में तो पता चल गया है कि तो भाई 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ, ज्यादा का भी हो सकता है अगर ओपनिंग हुआ तो। अगर ओपनिंग ना बताए तो ज्यूम करेंगे जैसे ओपनिंग नहीं है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट से मुराद है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए, वेरिएबल सेलिंग एंड एक्सपेंसेस आ गए, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास आ गए। फिर कहते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ नॉर्मल आउटपुट लेवल ऑफ। अच्छा देखो, नॉर्मल आउटपुट लेवल कितना था जबकि हमने कितनी प्रोडक्शन कर दी? अच्छा, यहीं से पता चल गया है कि ओवर अप्लाइड आने वाला है। ओवर अप्लाइड है तो कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस करो। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, ओवर अप्लाइड कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का आएगा? 15,000 नंबर ऑफ यूनिट्स का आएगा। और साथ में कहता है और एस्टिमेटेड है कितने टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड? 210 डिवाइडेड बाय 105,000 इज इक्वल टू 20। 20, ऑलराइट। अब जो मैंने जाके चार्ज करने हैं ना फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, वो आएंगे 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 240,000। गॉट इट? लेकिन ओवर अप्लाइड में कितने लेकर चला जाऊंगा? 300,000। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 300,000, क्योंकि बजट हिट 2.1। ओके, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 180। फिर हमने इनकम स्टेटमेंट बना के देनी है। assume there are no opening stock, prepare as budgeted profit and loss statement for the month of March using would be as follow। क्या सबसे पहले सेलिंग प्राइस है 180 की, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 100 के, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 180 इज इक्वल टू 18 मिलियन। फिर ओपनिंग स्टॉक है नहीं। फिर आ जाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसके साथ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लिखनी। प्रोडक्शन कॉस्ट कितने यूनिट प्रोड्यूस की है? 120। 120 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अब यहां पे जरा गौर करना, 0.8 किलोग्राम एट ₹60 पर किलोग्राम पर। एक यूनिट में 1 किलोग्राम मटेरियल नहीं लग रहा। तो अगर मैंने सपोज 120,000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो 120,000 किलोग्राम मटेरियल नहीं लगा। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 को 0 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 6, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5760,000। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, अच्छा जब नेक्स्ट जाएंगे लेबर के लिए तो भाई 120 तो आएगा, लेकिन लेबर पर यूनिट बता रहा है कितनी। कहता है एक यूनिट में कितना लगता है? 27 मिनट्स लगते हैं। तो भाई मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो। कैसे? 27 डिवाइडेड बाय 60। एंड क्यों आवर्स में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जो रेट है वो पर आवर है। क्लियर? 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 27 बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो लेबर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 4320,000। बात समझ आ रही सब बच्चों को? कौन सी कॉस्टिंग कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ऐसे ही है ना? तो मतलब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी आएंगे, लेकिन अभी के लिए हम बात करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की। 40 पर, तो पहले तो लेबर आवर फाइंड करो। लेबर आवर कैसे आएंगे? प्रोडक्शन 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ आवर एंड मल्टीप्लाइड बाय 40। फिर ये बात समझ आई है? तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? फिर आएंगे फिक्स्ड ओवरहेड पर, तो फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास कितने आ जाएंगे?
OAR हमने फाइंड कर लिया था 20 मल्टीप्लाइड बाय 120, द वैल्यू इज 2.4 मिलियन। क्लियर? ये टोटल आप लोगों के पास कॉस्ट आ गई फॉर 120 नंबर ऑफ यूनिट्स। Am I right? फॉर 120 नंबर ऑफ यूनिट। तो क्या यहां से पर यूनिट कॉस्ट नहीं फाइंड कर सकते? ये टोटल फुल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 120, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी बनेगी बताओ? एक यूनिट की कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 122 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 244,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या बन गई? ये। लेकिन इस कॉस्ट ऑफ सेल को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट ओवर अप्लाइड ओवरहेड। अंडर अप्लाइड नहीं है, ओवर अप्लाइड। और ओवर अप्लाइड कितना? 15,000 नंबर ऑफ यूनिट्स का। क्यों? 120 हमने बनाए, जबकि OAR की कैलकुलेशन में हमने नॉर्मल कैपेसिटी अज्यूम की थी 105 की, तो 15,000 एक्स्ट्रा। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय OAR की वैल्यू 20, द वैल्यू इज, ये आ गया। तो ये रीस्टेटेड कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। जैसे ही रेवेन्यू में से लेस किया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें से अपनी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेस कर देंगे, विच इज सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। क्या थे? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 15। ये देखें, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 15 रुपीज पर यूनिट, और सेलिंग एक्सपेंस है तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स सोल्ड आएंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं आएंगे। तो सोल्ड 100 थे। उसके बाद फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस 800 के, ये जाके हम लोगों ने रिकॉर्ड किए, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 3.8 मिलियन का। एनी प्रॉब्लम? सबको क्लियर हो गई बात? अच्छा, अभी तक ना हमने मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को अलग अलग से सॉल्व कर लिया और इन डिटेल सॉल्व कर लिया। अब क्या है कि हम ना इसको जरा कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए ना डाटा एक ही लेंगे हम लोग, और दोनों से, मार्जिनल से भी एब्जॉर्प्शन से भी, उसके प्रॉफिट की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे और फिर करेंगे उनका कंपैरिजन कि प्रॉफिट्स में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। और जब डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उसको रिकॉन्साइल भी करेंगे। मतलब आज के लेक्चर में अभी देखेंगे कि हम लोगों ने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कैसे कर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गिवन हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूं। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर प्रॉफिट गिवन हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या कैलकुलेट करो। कम होगा या ज्यादा होगा तो कितनी अमाउंट से हो, हम उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में फोकस करेंगे। अच्छा, अभी के लिए देखें, वो आपको ना डिफरेंसेस के रीजंस बता रहे हैं कि दोनों के प्रॉफिट सेम नहीं हो सकते। हाँ, एक सिचुएशन है कि दोनों के प्रॉफिट सेम हो सकते हैं, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री ना हो या सेम अमाउंट, तो फिर दोनों के प्रॉफिट सेम सेम। क्या? अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री ना हो, या अगर है लेकिन दोनों सेम सेम अमाउंट की है, तो दोनों के प्रॉफिट सेम। बात को समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब देखें यहां पर, ये आपने थ्योरी जरा पढ़ लेनी है, तो इसमें अच्छा खासा उन्होंने आपको गाइड किया है, डिफरेंसेस की रीजंस वगैरह बताई हैं। यहाँ पर वो आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बता रहे हैं, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अभी हम लोग प्रॉफिट की कैलकुलेशन देखते हैं। अच्छा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया एग्जांपल नंबर 7, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को समझने के लिए। इवन के बेहतरीन प्रैक्टिस है ये, कि आप लोगों को ये स्टेटमेंट बनाना आ जाएगी। अगर आप लोग गौर करें तो 3 मंथ्स का डाटा आप लोगों को गिवन है, बजटेड इंफॉर्मेशन है। जब बजटेड इंफॉर्मेशन है तो बेसिकली हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बजटेड बना रहे होते हैं। अब क्या चीज है, यूनिट प्रोड्यूस्ड बताया, बजटेड प्रोडक्शन बताया। अब ये बजटेड प्रोडक्शन यूज होगी OAR को कैलकुलेट करने में, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन में इसने यूज होना है। फिर अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो जितना मई के मंथ में जितनी बजटेड थी उतने ही यूनिट्स बनाए, तो कोई अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं। ओके। लेकिन अगर आप लोग बाद में देखें, जून में 6,000 की बजटेड और यूनिट से, लेकिन 5,000 बनाए, तो अंडर एब्जॉर्ब मिलेगा कि हम लोगों ने कम एब्जॉर्ब किया।
और नेक्स्ट अगर जुलाई के मंथ में देखें 6,000 की बजटेड थी, लेकिन 7,000 हमने बनाए, तो हमें ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड में। क्या आपको ये बातें क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, फिर यूनिट सोल्ड आ गया। भाई यूनिट सोल्ड का ताल्लुक अंडर या ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड से नहीं होता, इसका ताल्लुक सिर्फ आपके रेवेन्यू की वैल्यूज के साथ होता है, कि इनको सिंपली आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है सेलिंग प्राइस के साथ। हाँ, एक और चीज में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइंड कर। अब यहाँ पर देखें 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने बनाए, 5,500 हमने सेल कर दिया, तो यहां से मुझे क्लोजिंग मई की क्लोजिंग क्या मिलेगी? 500 नंबर ऑफ यूनिट। यही मई की क्लोजिंग 500 यूनिट जुलाई की जून की ओपनिंग बन जाए। क्लियर? तो क्या मुझे बता सकते हैं कि जून की क्लोजिंग क्या होगी? हमने बनाए नंबर ऑफ यूनिट 5500, जबकि मेरे पास सेल हो गए 5,300। तो क्या कोई क्लोजिंग है क्लोजिंग? मतलब सिर्फ प्रोडक्शन और सोल्ड को नहीं देखना। मई के मंथ में तो ओपनिंग कोई नहीं था, लेकिन जहां पर 500 पहले था, 5,000 हमने बनाए, अवेलेबल फॉर सेल 5500, उसमें से सेल कितने किए? 5,300, तो क्लोजिंग स्टॉक 200 का। और यही 200 जुलाई के मंथ की ओपनिंग 7,000 बना लिए, अवेलेबल फॉर सेल 7,200, जबकि सेल कितने किए? तो क्लोजिंग 200। बात क्लियर? ओपनिंग कितनी थी? 200, क्लोजिंग भी 200। हर किस्म की सिचुएशन के साथ इंशाल्लाह डील करें। अब साथ में और क्या इंफॉर्मेशन मिली? कहते हैं डाटा रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड सेल्स इज गिवन बिलो। डायरेक्ट मटेरियल है 18 रुपए, डायरेक्ट लेबर है 11, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 6, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल पर मंथ 30,000 बजटेड है ये। फिर हमारे पास आया वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 20,000 ऑफ सेल्स, फिक्स्ड प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 25,000, एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 60। आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बना के देनी है फॉर द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सोल्यूशन ना देखना, अदरवाइज आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। अब आपने सिर्फ ये डाटा अपने पास रखना है, और आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के देना है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल। शाबाश, शुरू करें। मार्जिनल, अच्छा अभी अगर हम लोग सिर्फ जून मई के मंथ के लिए देखें, तो मई के मंथ में देखें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हुए? नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हुए? 5,500 multiplied by 60, the value is ओके। अच्छा, उसके बाद मेथड कौन सा है? मार्जिनल। मार्जिनल है तो फिर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे हम लोग, ओपनिंग इन्वेंट्री किसी किस्म की कोई थी नहीं। ऑलराइट, फिर आपने देखना है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 6,000 थे हमारे, तो आपने मटेरियल लेना है तो वो भी 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए। ऑलराइट, लेबर है तो वो भी 6,000 नंबर ऑफ यूनिट के लिए, एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वो आपने लेने हैं, वो भी 6,000। इनके रेट आपको गिवन थे, हमने इनके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये वाली वैल्यूज मिल गई। यहां तक सब लोग पहुंच गए? जी, आपके पास आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑलराइट, इसमें से लेस कर देनी है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स 500 मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल के लिए प्लस लेबर के लिए प्लस वेरिएबल ओवरहेड के लिए 6, एंड द वैल्यू इज, गॉट इट? अच्छा, इसी चीज को ना दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो दूसरा मेथड क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट तो 10,000 for 6,000 number of units multiplied by
क्लोजिंग स्टॉक, तब भी आपके पास यही वैल्यू है। ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड की, ये मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या यही सेम वैल्यू आ नहीं गई आप लोगों के पास? तो ये दो मेथड्स हैं, दोनों में से किसी एक मेथड के साथ कैलकुलेट करते हैं। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये आ गए ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। इसमें से वेरिएबल पोर्शन ऑफ सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस विच इज 20% ऑफ सेल, वो आप लोगों ने लेस कर देना है। अब टोटल मेरे पास सेल्स कितनी थी? 330, उसका 20% विच इज इक्वल टू 66,000। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन या नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन या नेट कंट्रीब्यूशन 71,000। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट है। अब देखो, प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल हमारे पास कितनी थी? 30 था, ये 30,000। और नॉन प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों जाकर माइनस कर दो, तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 16,000। सेम क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके देना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। जून एंड जुलाई आपकी होम असाइनमेंट्स हैं, दोनों मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मई के मंथ की कैलकुलेशन करके दें और देखें उसके प्रॉफिट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जरा सोल्यूशन देखिए, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, ऐसे क्या प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है आपके पास? कितना? 19,000। चलें चेक कर लेते हैं, ये 19,000। अच्छा, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा था? एज इट इज रेवेन्यू वगैरह सेम आएगा, ओपनिंग वैसे भी नहीं था हमारे पास। जब आप लोगों ने प्रोडक्शन कॉस्ट पे जाना है, उसमें मटेरियल भी आएगा, लेबर आएगी, वेरिएबल ओवरहेड। और आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग में इतना काम किया था, ये एडिशनल काम है कि फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास आएंगे अप्लाइड। और वो कैसे आएंगे? 30,000 के फिक्स्ड ओवरहेड थे, डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास आपकी जो बजटेड प्रोडक्शन थी आप 6,000, तो OAR की वैल्यू आ रही है 5 रुपीज। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 इज इक्वल टू 30,000। तो ये आपके पास टोटल फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। गॉट इट? ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब क्लोजिंग वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मैंने आपसे कहा कि दो मेथड्स हैं आपके पास। फर्स्ट मेथड, क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड OAR, तो आपके पास तब भी 20,000 आ जाएगा। या ये जो आपके पास टोटल कॉस्ट आई है 240,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड multiplied by closing stock and the value is 20। ऑलराइट, दोनों में से किसी भी तरह क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड हो सकती है। ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई आप लोगों के पास। यहां से अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन अभी के लिए कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जितने बजटेड थे उतनी ही प्रोडक्शन हो गई है, तो कोई अंडर एंड ओवर अप्लाइड नहीं था। उसके बाद आपने अपने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड 20% ऑफ सेल्स, वेरिएबल एंड सेलिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस ऑफ 25,000, तो प्रॉफिट की वैल्यू 19,000। तो अब आप लोग अगर गौर करें ना, डेटा सेम था जो आपने यूटिलाइज किया इन द मंथ ऑफ मे, लेकिन जब आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में है तो प्रॉफिट आ रहा है 19,000, और जब आप लोग जा रहे हो मार्जिनल कॉस्टिंग में तो प्रॉफिट आ रहा है 16,500। इसकी रिकॉन्सिलिएशन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की होम असाइनमेंट में एक तो जितना हम लोगों ने पढ़ लिया ये सारा आप लोगों ने करना है, साथ में जून एंड जुलाई के मंथ्स को सॉल्व कीजिएगा। और इसी के साथ हमारा ये बस मैंने आपको रिकॉन्सिलिएशन का टॉपिक है जो बताना है, तो हमारा ये चैप्टर ना कंप्लीट हो जाता है। हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में जाएंगे। ये बाकी सारे एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करवानी है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल से पहले, वो है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो वो मैंने आपको सॉल्व करवानी है। आपने आना है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को रीड कीजिएगा। थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, जस्ट आपने वन टाइम इसको रीड कर लेना है।
कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल में जहां पर आएगी ना कोई रिकॉन्सिलिएशन से रेलिवेंट बात, तो वो तो आपने नहीं करनी। कि मतलब आपको अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑफ प्रॉफिट गिवन है और मार्जिनल क्या की बात कर रहा है और वाइस वर्सा, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन आपने सॉल्व करके आने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, ये आप लोगों ने जरूर सॉल्व करके आनी है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।